गुड इवनिंग स्कॉलर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे पता है आपने बहुत मस्ती की है इस हफ्ते, और लास्ट वाले 2 सेशन आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए, मुझे इतना भी पता है। बट आई नो अपार्ट फ्रॉम दैट आप कितना एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। और मुझे पर्सनली बहुत सारों ने कॉल किया है आज के सेशन के लिए। मैं भी एक्साइटेड हूँ। और मुझे पता है बहुत सारों ने रिसर्च भी किया है वीडियोस देख के हमारे आज के गेस्ट के। बट उससे उससे बड़ी बात यह है कि आज आप सब लोग यहाँ पे जो है, मुझे इतना पता है जितने भी जुड़े हैं उसमें से आई थिंक 70% लोग वो है जो बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं स्टोरी टेलिंग में, क्योंकि मैं आपने मेरे साथ वर्कशॉप्स किए तो हमने उसमें बातें की है इस बारे में। सो आज मुझे पता है मेरा ज़्यादा सुनने में आपको दिलचस्पी नहीं है, यू डायरेक्टली वांट टू interact with our today's guest. So today, as you all know, we have already introduced हमारे साथ है रेडियो के बच्चन आरजे पीयूष। आप सब ने उनके बारे में गूगल से देखा, आपने उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन जो हमने शेयर किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बीच में नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्टली उनको इनवाइट करूँगा। तो हम सब साथ में पीयूष सर का वेलकम करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा बिगिन जब करेंगे, जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में अपने तरीके से बताएं, देन जो भी आपने प्लान किया आज के सेशन के बारे में तो आप उसके साथ आगे बढ़िए। So with warm heart and really with gratitude we welcome Piyush. Over to you, Piyush. बहुत शुक्रिया कुमार। बड़ी खुशी है मुझे यहाँ पर आकर के। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, आपके लिए भी आई हैव टू से वेलकम बिकॉज since I'm taking this session, so let me welcome all of you. कुछ एक नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे इंशा रहमान हैं, अरबीना बशीर हैं, महक हैं, हफ्सा, मिधातुल, नाम बढ़ते जा रहे हैं, अरबीना बशीर हैं, और जुबैर शफी, बिलाल अहमद, मोहम्मद हनन, इकरार फातिमा, बारी भट्ट, हफ्सा, बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से वेलकम, स्वागत है आपका। मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं रेडियो में काम करता हूं। पिछले 15 सालों से मैंने रेडियो, थिएटर बहुत खंगाला है, काम किया है, कोशिश की कि आवाज के जरिए जिन जिन लोगों तक पहुंचा जा सके पहुंचा जाए, और कभी कभार थिएटर में कुछ अपने प्लेस के जरिए। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए मेरे बारे में, सो आई हैव बीन अ रेडियो होस्ट, अ थिएटर एक्टर, वॉइस ओवर एक्टर। मैं यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, स्टोरीज, कहानियां कहना मुझे बहुत पसंद है। तो रेडियो पर मेरा एक शो वो भी आता है, उसको कहते हैं एक छोटी सी कहानी, आम जिंदगियों की खास कहानियां। शिमाइल, वेलकम। ओके, तो ये एक शो है जिसे मैं करता हूँ, और शायद इसी वजह से आज हमारे सेशन हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में कहानियां एक बहुत अहम हिस्सा है। ये यूं कहें, कहानी इज इक्वल टू जिंदगी। आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, नाम कोई भी हो सकता है, स्टोरी, अफसाना, किस्सा, कहानी, दास्तान, फसाना, बहुत सारी चीजें, नाम अलग अलग होते हैं लेकिन चेहरा ये एक ही है, कहानी। देखिए, कहानी अपने आप में मैं क्यों कह रहा हूं कि जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि कई बार हमारा जो जिंदगी का एक दिन पार होता है, आप अगर उसे पलट कर देखेंगे तो एक कहानी का हिस्सा बन चुका है। मसलन मान लीजिए, अगर मैं आज मोहम्मद हनन से पूछूं या मैं हफ्सा से पूछूं आज कि अच्छा बताइए आज आपने सुबह क्या किया, या आज आपके दिन में क्या हुआ, तो अगर आप बताना शुरू करें कि आज मैं सुबह उठी या उठा, फिर मैं ये हुआ, फिर मैंने यहाँ किया, यहाँ गए, ये किया, फिर मेरे साथ ये हुआ, फिर उसके बाद मैं अपने क्लास किया, और ऐसे वैसे बड़ी सारी चीजें आप देखेंगे तो लूजली ये कहानी बन गई।
स्टूडेंट्स की जिंदगी में कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेट मी टेल यू। जब हम पढ़ते थे तो हम भी बहुत कहानियां बनाते थे। वो एक अलग चीज होती है कि जो कहानियां होती थी वो बचने के लिए होती थी जब आप क्लास बंक कर रहे होते थे, या आपका टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट अगर हो जाता था आपके क्लास में, तो उस लिहाज से बहुत काम आती थी आपकी वो कहानियां कि जी आज पेट में दर्द हो गया तो मैं वो सुबह उठा तो देखा मैंने कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, मेरे वालिद साहब आज ठीक नहीं है, या मेरी वालदा आज थी नहीं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। ये कहानियां ही तो है, और क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहानियां हमारी जिंदगियों का बहुत अहम हिस्सा है। अब आप अगर बोले कि कहानियों के कितने हिस्से होते हैं, मुझे लगता है मोटे मोटे कहानियों के दो हिस्से होते हैं, सच और फिक्शन, यानी ट्रूथ एंड फिक्शन। फिक्शन वो जो कि मनगढ़ंत होती हैं, बनाई गई होती हैं, जिनमें इंसान भी होते हैं, जिनमें जानवर भी होते हैं, जिनमें परी परिजात भी होते हैं, वो एक हिस्सा होता है। एक होता है सच, जो किसी न किसी की जिंदगी से होकर के गया है, छुआ है। दैट्स व्हाई व्हेन यू सी देयर आर लॉट ऑफ बुक्स दैट आर कॉल्ड ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज माने कि किसी एक की जिंदगी की कहानी उसने खुद कही। अब वो अलग बात है कि वो कहानी इतनी बड़ी थी कि इतनी मोटी किताब बन गई और उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाने लगा। किसी और इंसान की जिंदगी के बारे में कोई और इंसान लिखता है, वो भी असल जिंदगी की ही कहानी है लेकिन वो बायोग्राफी कहलाई। तो एक होता है ट्रूथ, रियल स्टोरीज, एक होती है फिक्शन स्टोरीज। अब मैं यहाँ ये जरूर चाहूंगा कि देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मुझे ना थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहूंगा कि हम बीच बीच में बातचीत करते जाएं, और ये बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इससे बड़ा मजा भी आएगा इस सेशन में, और इससे आपको भी अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन इस सेशन के आखिर में नॉर्मली रखे जाते हैं, लेकिन मैं बीच बीच में चाहूंगा कि अगर किसी का कोई खास सवाल है तो वो चैट बॉक्स में डाल दें, और बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमार से कि वो जब मैं कुछ बोल रहा हूं और उस पर कोई सवाल आया है तो मुझे उसी समय बता दें, तो काफी अच्छा रहेगा, काफी इंटरेक्टिव रहेगा। तो कहानी कई किस्मों की हैं, मोटे मोटे मैंने आपको दो बताए। कहानी का टेक्सचर जो होता है, कहानी लंबी होती है, छोटी होती है। शॉर्ट स्टोरीज एक हिस्सा होता है कहानियों का, जिसमें कि आप फटाफट सुनते हैं। मतलब अगर आप किताब में पढ़ रहे हैं तो बमुश्किल 3 से 4 पन्नों के अंदर वो कहानी खत्म हो जाती है। कहानी लंबी होती है, लंबी कहानी जो होती है वो 2.5 घंटे की पिक्चर भी बनती है, वो एक 3,500 वर्ड्स की एक किताब भी बन जाती है। जैसे आप मेरे पीछे किताबें देख रहे हैं, ये एक एवरेज किताब, ये एक एवरेज किताब आपको दिखेगा कि 2 से 2,500 शब्दों की होती है, लफ्जों की होती है। तो ये टेक्सचर वाइज अगर आप देखें, टेक्निकलिटी में देखें, तो ये दो किस्म की कहानियां होती है। कहानी जिंदगी की होती है, जिंदगी का हिस्सा होती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि आपकी एक दिन पहले की जो बीती जिंदगी है, या शाम को अगर हम बैठे हैं तो सुबह से अभी तक की जो जिंदगी है वो भी एक कहानी बन चुकी है, और जैसे जैसे आपकी जिंदगी बीतती जाएगी वैसे वैसे कहानी बढ़ती जाएगी। आपने फैक्ट्स और फिक्शन की अलग अलग कहानियां सुनी होंगी। आपने देखा होगा, अगर आप पिक्चरों का शौक रखते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है। पिक्चरें दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं वो फिक्शन होती हैं, एक होती हैं सेमी फिक्शन होती हैं। सेमी फिक्शन में कहीं ना कहीं सच का एक पुट होता है, और वो पिक्चरें ऑटोबायोग्राफीज कही जाती हैं। हालांकि जब भी पिक्चर शुरू होती है तो आप देखेंगे उस पिक्चर में शुरुआत में लिखा होता है कि दिस स्टोरी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड बाय समबडी, दिस स्टोरी हैज गॉट सम एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ इन इट, और इंस्पायर्ड बाय रियल हैपनिंग्स ऑफ समबडीज लाइफ और सम इंसिडेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कहानी का। कहानी को देखा जाए तो जैसे हम अफसानों की बात कर रहे थे, कुछ आपकी बहुत लोकल कहानियां होती हैं, कुछ बहुत ही इंटरनेशनल कहानियां होती हैं। बचपन में जो हम सुनते आए थे, हमारी शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। कहानियां कहना
और कहानियां सुनना हमें तब से याद है मेरे ख्याल से जब से हम गोद में होते हैं। आपको याद है कि नानी दादी जो कहानियां सुनाती थी, एक परी होती है, एक राजा था, एक रानी थी, राजा के कोई बच्चा नहीं था, फिर रानी को एक एक कोई इंसान आया, कोई योगी आया, कोई बाबा आया, उसने एक फल दिया और उसने वो फल खा लिया और कहा रानी आज से ठीक 10 महीने बाद तेरा एक बच्चा होगा। ये बड़ी कहानियां हैं, ये जो हम छुटपन में सुनते थे, याद है आपको? ये वो कहानियां हैं, वहां से हमारी शुरुआत होती है कहानियों की। अलिफ लैला की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, कछुए खरगोश की कहानी, कौवा कंकड़ की कहानी, कि एक कौवा होता है, वो बहुत प्यासा होता है, सबने सुना होगा, एक देग में उसे पानी दिखता है लेकिन पानी बहुत नीचे होता है, फिर वो ढूंढ ढूंढ करके एक कंकड़ लाता है, उसमें डालता जाता है और कैसे वो पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है, वो पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। अब ये देखिए अगर आप, तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, लेकिन बचपन में हमें कितना इंटरेस्ट आता था इसी कहानी में। एक कछुए खरगोश की कहानी में कितना इंटरेस्ट आता था। उस समय हम उसे कहानी के तौर पर सुनते थे, लेकिन अब हम उसे एक सीख के तौर पर देखते हैं कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों ने कहा हम रेस लगाएंगे। चलिए अच्छा, खरगोश तो बहुत तेज भागता है और कछुआ बहुत धीमे भागता है, चल बमुश्किल चल पाता है वो, बावजूद उसके वो कहते हैं हाँ जी, हाँ जी चलो हम रेस लगाएंगे। वो रेस लगाना शुरू करते हैं, कछुआ धीरे धीरे आराम से पर लगातार चल रहा होता है और कछुआ भाग और खरगोश बड़ी दूर से छलांगे मारते हुए जाता है और एक जगह पर जाकर के रुक जाता है, पीछे पलट कर देखता है, वो कहता है कि अरे बड़ी दूर है ये, कछुआ तो अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं। फिर जब वो आराम कर ही रहा होता है, कछुआ लगातार मेहनत करता जाता है और एक टाइम वो आता है कि वो रेस जीत जाता है। तो आपने इस फर्क को समझा? वो कहानियां जो हम छुटपन में सुनते थे वो सुलाने के लिए होती थी, अब वही कहानियां सिखाने के लिए होती। कहानियों से हमारा राब्ता बचपन से शुरू हो जाता है और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, पहले हमें जानवरों की और परी परिजात की कहानियां अच्छी लगती थी, नानी दादी जो फोक टेल्स होती थी वो अच्छी लगती थी। अब हमको एक लड़का है और एक लड़की है, लड़की दूर से लड़के को देखती है, लड़का दूर से लड़की को देखता है और दोनों में मोहब्बत हो जाती है। फिर अगला पड़ाव आता है कि उनके माँ बाप नहीं मान रहे, ये भी एक कहानी है। उम्र के अलग अलग दौर में आपको अलग अलग किस्म की कहानियां समझ आती हैं और पसंद आती हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि वो हर चीज एक कहानी है और ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। नानी दादी जब सुनाती थी तो गोद में लेकर के लोरी के फॉर्म में सुनाती थी, फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो प्रोज के फॉर्म में सुनाया जाने लगा। अब मुझे एक कहानी के खास कहने का तरीका बड़ा पसंद है, जिसे कहते हैं दास्तान गोई। दास्तान, आप इस्माइल मीर साहब जो हैं, जो दास्तान गोई करते हैं, उनकी कहानी, शीरी फरहाद की कहानी, आपके टोपोग्राफी, आपके ज्योग्राफिकल एरिया के आसपास की कहानियां, ये वो कहानियां जिनसे आप कनेक्ट करते हैं। कहानी का पर्पस तो यही है ना कि हम सुने, हमें इंटरेस्ट है, हमें मजा है। नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब मैं छोटा था मैंने गुलनूर की एक कहानी सुनी थी। बड़ा हुआ पता चला कि कश्मीरी कहानी है ये। क्या मुझे कोई बता सकता है कि गुलनूर की कहानी क्या है? किसी को पता है? वो अभी लिख रहे हैं सारे, हम भी वेट करें। मतलब मैंने मैंने नहीं सुना, हमारा मैंने आपने सुनी है गुलनूर की कहानी? मैंने सुनी है मगर पूरी तरह से याद नहीं, बट मैंने घर में सुनी है बहुत पहले। बहुत असल में बड़े। उसका रीजन ये भी था क्योंकि हम कहानियां सुनते तो थे बट उनमें दिलचस्पी कम दिखाते थे, क्योंकि सुनाने वाले एक पैटर्न जो कहानी का जो जिक्र भी कर रहे थे उसमें वो उस तरीके का ना इंटरेस्टिंग नहीं बनाते थे इसमें जो कहानियों का सिलसिला था। हाँ, तो सुना तो बिल्कुल बिल्कुल। गुलनूर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगती है क्योंकि वो छुटपन में एक तरीके का इंट्रीग पैदा करती थी मुझ में, कि एक एक इंसान होता है और वो अभी क्या कोई लिख रहा है? किसी ने गुलनूर की कहानी सुनी है? अगर लिख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम।
वहाँ ज्यादा वेलकम ही आपको आ रहा है क्लास छोड़े हैं, दे हैव एक्चुअली, मुझे पता है लगभग 20 लोगों ने क्लास छोड़ा है आपका अटेंड करने के लिए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो गुल्लूर की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आई एम श्योर आपने सुनी होगी पहले, लेकिन देखिए इससे आपको पता चलेगा कि कहानियां किस तरीके से आपको इफेक्ट करती हैं, एंड हाउ यू बिकम अ पर्सन, द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट यू हियर। आप कैसे वो इंसान बनते हैं जिस किस्म की कहानियां आप सुनते हैं और जिस किस्म की कहानियों में आपको इंटरेस्ट आता है। गुलनूर की कहानी ऐसी है कि एक इंसान होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो हंसता है तो उसके आसपास के जितने भी फूल होते हैं वो खिल उठते हैं। मौसम कोई भी हो, भले ही पतझड़ का भी मौसम हो, फिर भी उसके आसपास के फूल खिल उठते हैं। फिर ये बात वहां के राजा को पता चलती है। राजा गुलनूर को बुलाता है, कहता है हाँ भाई, हम भी तो देखें, मिले इस इंसान से जो कि इतना खुश मिजाज है और इतनी अच्छी चीज करता है कि जहां जाता है वहां फूल खिले रहते हैं। तो वो उसे बुलाता है। जब गुलनूर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक इंसान दिखाई देता है, वो बोल जो कि उसे गुलनूर को पहचानता नहीं है। वो कहता है कि जी आप कौन? जी मैं ये, अच्छा ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। गुलनूर को नहीं पता होता है वो जिस इंसान से मिल रहा होता है वो उनकी बीवी से मोहब्बत करते हैं, यानी कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो जब गुलनूर थोड़ा आगे जाते हैं वो उनको समझ नहीं आता ये इंसान मेरे घर में क्यों जा रहा है। वो जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि अरे मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे इनसे मोहब्बत करती है। वो बहुत सैड हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। पर उसे राजा के पास तो जाना ही होता है। वो राजा के पास जाता है। राजा कहता है भाई खुशामदीद, बहुत स्वागत आपका। आप बताइए, आप वही हैं जो हंसते हैं तो फूल खिल जाते हैं। लेकिन हंसता तो गुलनूर तब है ना जब उसे खुशी होती है, अंदर से दिल की खुशी होती है। पर गुलनूर बहुत सैड होता है तो हंस नहीं पाता है। राजा को और उनके दरबारियों को ऐसा लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा था। तो उनको सजा मिलती है, उनको अस्तबल में डाल दिया जाता है। अस्तबल में ही सैड। वो सुनते हैं वहां पर दो तीन लोग बैठे होते हैं, वो जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं, लतीफे सुना रहे होते हैं। ये सुनकर गुलनूर को हंसी आ जाती है। जैसे ही गुलनूर हंसते हैं वहां अस्तबल के आसपास के फूल खिल जाते हैं। अच्छा। सबको लगता है अरे अरे ये तो जो बात कही गई थी गुलनूर के बारे में ये तो सच बात थी। फिर गुलनूर को बादशाह के पास, राजा के पास ले जाया जाता है। राजा कहते हैं तुम क्यों इतने सैड थे, तुम क्यों नहीं हंस रहे थे दिल से कि फूल खिले। वो बताते हैं कि जी मेरे पीछे मेरे घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। राजा गुलनूर की जो बेगम होती हैं उनको और उनके जो आशिक होते हैं उनको, दोनों को सजा देता है और इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। कहानियों का एक फॉर्मेट और होता है और वो ये कि कुछ जो हमारे आसपास की कहानियां होती हैं, जो हमारी नानी दादी हमें सुना रही होती हैं, अम, जैसे कुछ कश्मीरी कहानियां हैं, जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे कुछ बंगाली कहानियां हैं, कुछ गुजराती कहानियां हैं, ये फोक टेल्स कहलाती हैं। ये आपके आसपास की जो जमीन होती है, जो कल्चर होता है, उसकी कहानियां होती हैं। अब अच्छी चीज ये है कि भले ही इन कहानियों की जबान अलग हो, कोई गुजराती में कहता है, कोई कश्मीरी में कहता है, कोई बंगाली में कहता है, कोई तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, हिंदी में कहता है, ये कहानियां फॉर्मेट एक फॉलो करती हैं और वो फॉर्मेट है सीख देने का फॉर्मेट। और इसी से हमारे बचपन से हमारी कहानियां शुरू हुई। ये खरगोश कछुए की कहानी आप देख लीजिए, अलिफ लैला में कितनी सारी कहानियां हैं कि एक बादशाह होता है, उसकी बेगम की उम्र बहुत कम होती है और उस वो उसे हर रोज एक कहानी सुनाती है और ऐसे कर करके बड़े सारी कहानियां और बड़े सारे किस्से होते जाते हैं जिसमें जिन परिजात की कहानियां होती हैं। ये हमारे बचपन से शुरू हुई थी। ये सारी कहानियां सीख देने वाली कहानियां होती हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते गए, शायद कहीं ना कहीं वो सीख का एलिमेंट तो रहा, लेकिन कहानियां जो हमें पसंद आती थी, जो हमारे दिल को छूती थी, उनका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। वो बच्चों और जानवरों की कहानियों से वो अडल्ट्स की कहानियां हो गई। वो राजा रानी की कहानियों से वो किसी डॉक्टर की, इंजीनियर की, टेलर की कहानियां बन गई। फिर आगे बढ़े, थोड़ी और उम्र हुई तो
वो एक बिजनेसमैन की कहानी हो गई, करोड़पति इंसान है, अरबपति इंसान है, वो हेलीकॉप्टर से आता है, फलाना फलाना। तो अलग अलग उम्र के अलग अलग पड़ाव में हमें अलग अलग किस्म की कहानियां तो समझ आती हैं और पसंद आती हैं, लेकिन अगर मोटा देखा जाए, उनकी जो जमीन देखी जाए, वो जमीन बहुत कॉमन होती है। छुटपन में सुलाने के काम आती थी, अब सिखाने के काम आती है, भले ही वो फिक्शन हो, भले ही वो रियल। और इस वजह से मुझे लगता है कि कहानियां हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, बिकॉज दे मेक अस द काइंड ऑफ पर्सन दैट वी आर टुडे। और इंशाल्लाह आप जब आगे अपनी जिंदगी में आगे जाएंगे, 12वीं पास करेंगे, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, जिस किस्म की कहानियां आप सुनते हैं और आपको इंटरेस्ट आता है, देखिए सुनेंगे भले ही 10 कहानियां, हो सकता है उसमें आपको 2 कहानियां पसंद आए, उस किस्म के इंसान आप बन जाएंगे। दैट्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इट ऑफ अ स्टोरी, क्योंकि कहानियां पढ़ी जाती हैं और कहानियां सुनाई जाती हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं हूं, कि एक जिंदगी के एक दौर तक मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, अब मुझे सुनने का शौक है। आज ऑडियो बुक्स का जमाना है, मैं सुन लेता हूं। तो ये जो जैसे जैसे हम एज ए पर्सन इवॉल्व होते जाते हैं, भले ही छुटपुट अंतर आते जाए हमारे कहने में, सुनने में, लेकिन जो कहानियों का फॉर्मेट है और जो उनके इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, वो सेम रहता है। द काइंड ऑफ पर्सन दैट वी आर गोइंग टू बिकम इन आवर लाइव्स 5 years from now, 10 years from now, that is because of the stories that we have been interested in. वो कहानियां जो कि हम सुनते आए हैं, जो पसंद आई हैं, वो किसी को हार और जीत की कहानी पसंद है, किसी को बुराई और अच्छाई की कहानी पसंद है, किसी को तरक्की पसंद कहानी अच्छी लगती है कि फलाना इंसान बहुत गरीब था, उसने मेहनत की, वो आगे बढ़ा, उसने देखो ये अचीव कर लिया। किसी को ऐसी कहानी पसंद है। आपका पर्सनालिटी शेप अप करती हैं आप जैसी कहानियां सुनते हैं। अच्छाई बुराई की कहानी सुनने वाला मॉरली बहुत अपराइट होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, वो सच और झूठ का अंतर समझिएगा, वो सच के साथ खड़ा रहेगा, करप्शन के खिलाफ खड़ा रहेगा। जीत और हार की कहानी सुनने वाला बड़ा ही बहादुर इंसान होगा। वो कभी भी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो हमेशा उसके अंदर जो हिम्मत है, जो लगन है, जो बहादुरी है, वो उसे अलाउ नहीं करेगी कि वो डिफीट एक्सेप्ट करे, कि वो हार को अपनाए। तो जैसे मैं फिर वही रिपीट करूंगा, जैसी कहानियां हम सुनते हैं वैसे वैसे हम इंसान बनते जाते हैं। दैट्स द पावर ऑफ अ स्टोरी एंड द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। देखिए, किसी भी कहानी को अगर देखा जाए तो कहानी के कुछ हिस्से होते हैं। आई एम श्योर आप में से हर कोई जो इस सेशन को अटेंड कर रहा है, उसको बड़ी इच्छा होगी, बड़ा उसका मन होगा कि वो कहानी कहे, कहानी लिखे, अपनी कही हुई कहानी, अपनी बनाई हुई कहानी, विच कैन बी अ फिक्शन, विच कैन बी अ मिक्स ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी। तो कहानी को कहने में, कहानी को लिखने में कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आई थिंक मैंने उसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, जो मुझे लगता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कहानी का, जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कहानी कहना या लिखना चाहते हैं, कहानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि जो बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं, ग्रेट स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, अफसाने हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। मतलब कि आप चाहे 5 की उम्र में सुनेंगे तो वो कहानी आपको अच्छी लगेगी, चाहे 50 की उम्र में सुनेंगे आपको वो कहानी अच्छी लगेगी, चाहे आप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हैं तो आपको कहानी वो अच्छी लगेगी, चाहे साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं तो कहानी अच्छी लगेगी, आप जबान कोई बोलते हैं तो भी वो कहानी आपको अच्छी लगेगी, आप ग्लोब के किसी हिस्से में हैं तो वो कहानी आपको अच्छी लगेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट मैं मानता हूं जो स्टोरी टेलिंग का है। जो अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं, बयान करना चाहते हैं, आपके जहन में कुछ थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप कहानी लिखेंगे, बनाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहानी आप कह रहे हैं और उससे कुछ लोग कट गए हैं, यानी कि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कहानी उतनी सक्सेसफुल नहीं है।
मैं फिर वो आपको एग्जांपल दूंगा, कछुए और खरगोश की कहानी। आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में उसे सुन लें, आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप किसी भी जगह पर रहते हैं, आपको वो कहानी अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है, वो ये बताती है कि भले ही जिंदगी में आपकी चाल कितनी भी धीरे और कितनी तेज हो, लेकिन अगर लगातार आप चल रहे हैं तो आप जीतेंगे। अब आप बताइए, ऐसा कौन सा इंसान होगा, या कौन सी उम्र का इंसान होगा, या कौन सी जबान का, या किसी भी मुल्क में रहने वाला इंसान होगा जिसको अपनी जिंदगी में ये चीज समझ नहीं आएगी। और वो चीज कि लगातार कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, लगातार काम करना आपकी मदद करता है आपकी जिंदगी में। आपने कहानी सुनी, आपको अच्छी लगी, अच्छी इसलिए लगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यकीन है उस कहानी में, कहीं ना कहीं आपका भरोसा है कि मेरी जिंदगी में कभी ये दौर आएगा, कभी ये मौका आएगा, और भले ही पूरी दुनिया मुझसे आगे चल रही हो, मैं लगातार चलती रहूंगी, या चलता रहूंगा, और मैं जीतूंगा या जीतूंगी। कहानी का एक दूसरा बहुत अहम जो स्ट्रक्चर बनाने में आपको मदद करता है, वो हिस्सा होता है कहानी का पर्पस। कहानी आप क्यों लिख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है। आप जितनी कहानियां पढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, आप देखिएगा उसमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात है, ब्लैंक। अब इस ब्लैंक में आप भर सकते हैं कुछ भी जो आप चाहें। फलाना इंसान था, ब्लैंक। वो क्या करता था, कहाँ रहता था, उसके परिवार में कौन कौन था, यहां पर आप ब्लैंक भर सकते हैं। फिर एक दिन, यानी वन डे, और फिर ब्लैंक। एक दिन उसके साथ ये हुआ, या वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर उसने ऐसा किया, वैसा किया। कहानी आपकी देखा बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से ब्लैंक, बिकॉज ऑफ दैट ब्लैंक। फिर उसने ये किया, उसके साथ ये हुआ, बिकॉज ऑफ दैट कहानी में ये हुआ, और आखिर में ब्लैंक। दिस इज द फॉर्मेट दैट यू शुड फॉलो। इट्स कॉल्ड द स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर आपकी मदद करता है आपकी कहानी के पर्पस को कहने में। ये बहुत जरूरी है। अगली चीज इसी में मैं मानता हूं कि पर्पस में ही, आपकी कहानी का पर्पस क्या है वो कहने में आपकी मदद करेगा आपका बिलीफ। आप ये कहानी क्यों कहना चाहते हैं? आप ये कहानी किसी को कोई लेसन देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए करना चाहते हैं, या आप कहानी कहना चाहते हैं क्योंकि आपको आपके दिल के बहुत करीब है, बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि आप भले ही अपना नाम लगा करके वो कहानी ना कहना चाहें, कोई फिक्शन कैरेक्टर उठा लिया आपने और उसके नाम लगा करके आपने वही कहानी कह दी। आपका बिलीफ बहुत जरूरी है आपकी कहानी में। आपका बिलीफ अगर हिला कि आपने कहानी लिखनी शुरू की, कहनी शुरू की, और फिर बीच में जाकर अटक गया, फिर कहें तो आपकी कहानी फेल हो सकती है। तो यू नीड टू हैव प्रॉपर बिलीफ इन योर स्टोरी जब आप कहानी कहें। हफ्सा का एक सवाल आया है, डू यू मीन द स्टोरीज विच हैव मॉरल वैल्यूज आर लाइक बाय एवरीवन? आई थिंक हफ्सा ज्यादातर लोगों को वो कहानियां पसंद आती हैं जो कहीं ना कहीं इंसानी फितरत को बताती हैं, इंसानी वैल्यूज को बताती हैं। नहीं, अच्छाई, सच्चाई, मोहब्बत, ये वो वैल्यूज हैं जो हर किसी को चाहिए अपने लिए, है ना? और उसे इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें खुद कहीं ना कहीं ये मौजूद है। आप देखिए, आप हमारी सबसे पहली कहानियां जो नानी दादी की कहानियों के बाद का जो स्टेप था, वो हमारी कहानियां थी जो हमारी माइथोलॉजी से आती हैं, जो हमारे फेथ सिस्टम से उपजी होती हैं। उसमें क्या कहा जाता है कि सच का साथ देना चाहिए। उस इंसान ने हमेशा सच बोला, और भले ही उसे जिंदगी में ये कुछ झेलना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके आखिर में उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। ट्रूथ, लॉयल्टी, लव, all these are very important characters, important ingredients of a person's character। यानी कि कोई भी इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, और यही वो वैल्यूज होती हैं जो इन अ वे आपको उन कहानियों के साथ आपको बांधने में मदद करती हैं, आपको समझ में आती हैं, रिलेटेबिलिटी लगती है।
मान लीजिए कि भले ही मैं आपको एक परी की कहानी सुनाऊं, लेकिन परी की कहानी में आपको इंटरेस्ट इस वजह से आएगा, परी की कहानी में आपको इस इंटरेस्ट इस वजह से आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको उसमें समझ में आया। आप चाहते होंगे शायद कि आपके पंख हो, आप उड़ सकें, आपके हाथ में एक वॉन्ड हो, मैजिक वॉन्ड हो, एक स्टिक हो जिसको यूं घुमाए और कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। होप, दैट इज कॉल्ड होप, बीइंग होपफुल। और कहीं ना कहीं ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, होपफुल होना। जब जिंदगी आपके हिसाब से ना चल रही है, एक आपकी जो होप होती है वो आपको जिंदगी में जिंदा रखती है। और ये अगर किसी कहानी में आपको देखने को मिलता है तो आप उससे कनेक्ट करते हैं। सो आई थिंक मोर और लेस आई बिलीव जो हमारे स्टार्टिंग ईयर्स थे, हमारे जिंदगी के शुरुआती साल थे, उनमें हमें इन कहानियों ने सबसे, ये कहानियां हमने मांगी तो नहीं थी, ये हमें दी गई, लेकिन हमें अच्छी लगने लग गई। क्योंकि हम नानी दादी से जाकर शुरुआत में पहले दिन तो ये नहीं कह रहे थे ना कि दादी हमें कहानी सुनाओ, फलानी किस्म की कहानी सुनाओ, नानी हमें फलानी किस्म की कहानी सुनाओ। उन्होंने सुनानी शुरू की, हमें पसंद आने लगी कुछ किस्म की कहानियां, और फिर हमने अपनी रिक्वेस्ट डालनी शुरू की कि इस किस्म की कहानियां हमको सुनाओ, वो राजा रानी वाली कहानी सुनाओ, या परी वाली कहानी सुनाओ, या वो शेर और चूहे वाली कहानी सुनाओ, है ना? So these are very important things. Razia has a question: how can storytelling affect the student? स्टूडेंट्स के लिए कहानियां बहुत जरूरी होती हैं रजिया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है कि जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के माने आपको समझने पड़ेंगे वो क्या होता है। स्कूल हमें आने वाले फ्यूचर के लिए एक इंसान के तौर पर तैयार करने की मशीनरी होती है कि आप आने वाली जिंदगी जो आपके सामने आने वाली है वो ऐसी भी हो सकती है, वो वैसी भी हो सकती है। आप उसके लिए तैयार रहें, और तैयार सिर्फ आप जिस्मानी तौर से ना रहें, आप रूहानी तौर से भी रहें, आप मेंटली भी रहें। और ये जो कहानियां होती हैं इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको आपकी मैथ्स की क्लास में इंटरेस्ट आए ना आए, आपको अपनी इंग्लिश क्लास में इंटरेस्ट आए ना आए, आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में इंटरेस्ट आए ना आए, लेकिन आपको इस कहानी में जरूर इंटरेस्ट है। तो केमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स एक छोटा हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है, लेकिन आपका वैल्यू सिस्टम वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको रोड पर एक अनपढ़ आदमी भी मिल सकता है, लेकिन वो इंसान सच्चा हो सकता है, वो ईमानदार हो सकता है, वो मेहनत कश हो सकता है। ये वो वैल्यूज हैं जो आपको कहानी से मिलती है। हो सकता है कि वो जो सड़क पर जो इंसान आपको मिला हो वो स्कूल ना गया हो, वो कॉलेज ना गया हो, लेकिन वो इंसान भरपूर है, वो इंसान मजबूत है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए स्टोरी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। महलिका का ये सवाल है कि हाउ कैन वी यूज स्टोरी टेलिंग एज अ मीन्स टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स इन अ कल्चर। देखिए, अपनी कहानियां वो भी होती हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो हमारे आसपास की कहानियां होती हैं, हमारी जड़ों की कहानियां होती हैं। जड़ें क्या होती हैं हमारी जड़ें यानी कि हम जिस जमीन में पैदा हुए हैं, जिस हवा में हमने सांस ली है, हमारे आसपास हमारे मोहल्ले में कौन था, हमारी जबान क्या है, ये बहुत ही कल्चर बेस्ड थिंग है। कि आप कश्मीरी बोलते हैं या डोगरी बोलते हैं, आप कन्नड़ा बोलते हैं या आप तेलुगु बोलते हैं, ये आपका कल्चर है, आपकी जबान आपका कल्चर है, आपका रख रखाव, आपकी जिंदगी जीने का तरीका आपका कल्चर है। तो जब भी कोई कहानी आपको ऐसे सुनाई जाती है, माने अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी जैसे मैंने गुलनूर की कहानी सुनाई। गुलनूर एक कश्मीरी बाशिंदा है, ये कहानी फिक्शन है लेकिन एक कश्मीरी बाशिंदा है। अब आपको लगा अरे हाँ, हो सकता है कि एक कनेक्ट हो, अरे हाँ, वो हो सकता है कि मेरे घर के बगल का इंसान हो, या मेरे गांव का हो, या मेरे शहर का हो, क्योंकि कहानी में तो कहा गया है वो कश्मीरी है। आपको एक अटैचमेंट होता है, आप जुड़ने लगते हैं उससे, और इस तरीके से जब आप जुड़ जाते हैं तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हाउ when you start hearing the stories, after that the next step is you start telling the stories. आपको एक किस्म की कहानी से प्यार हुआ जो आपके कल्चर के बहुत करीब है।
आपकी जबान के बहुत करीब है, आपकी पर्सनालिटी के बहुत करीब है, फिर उस किस्म की कहानी आपने सुनी, और फिर जब कहानी कहना आपको आ गया, आपने उस किस्म की कहानी कहनी शुरू की जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें एक टनल के आखिर में एक लाइट दिखती है, भले ही कितना भी घुप अंधेरा हो। ये कहानी जब आपने कहनी शुरू की, आपने कहीं ना कहीं अपने कल्चर का रिवाइवल किया, आपने कहीं ना कहीं उस इंसानी ईथॉस, उन एथिक्स का रिवाइवल किया। And that's why it is, I think, in my personal opinion, it's very important कि कल्चरल कहानियां भी कही जाएं। गुलनूर की कहानी अपने आप में एक एग्जाम्पल है, अलिफ लैला की कहानी अपने आप में एक एग्जाम्पल है, जानवरों की कहानियां, इंसानों की कहानियां, पॉलिटिकल कहानियां, माइथोलॉजिकल कहानियां, ये बहुत जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं आपके कल्चर को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। हेनरी, why can we use storytelling in inspiring someone? Definitely we can use Henry, we can use storytelling in inspiring people, like I've been telling you, the kind of stories that we used to hear, that we were growing up on, the stories that our grandparents used to tell us, and those were the stories of the various folk tales or the various fiction stories that used to happen, the Panchatantra, the Alif Laila, all these stories. These were the stories that in a way taught us, by means of a story, they taught us, they gave us the values that made us the people that we are, the person that we are right now, of being truthful, being loyal, being faithful, being humble, understanding love, giving love. These stories, in a way, we didn't realize when we started understanding these human values. Because as and when we liked those stories, we heard them more often, we started rooting for those values. And that's how we got those stories in us. And that's how when we started saying stories, when we started, if we became storytellers, we started giving out stories. Those stories inspired people about human values. Because believe me, आप कोई भी कहानी जो कहते हैं, सुनते हैं, उसका एक बहुत अहम हिस्सा और होता है, और वो है इंसानी फितरत. I'll take more questions. Rutba and Osia Zahoor and Shimael. थोड़ा सा मैं अपनी जो बात कह रहा था कि स्टोरी कहने के जो बहुत स्टोरी बनाने के अहम हिस्से, जो 6 हिस्से मैं आपको बता रहा था, उसके बारे में बात करना चाहूंगा. Let me take you back to the first one. First one was great stories have to be universal. यानी जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कोई भी जबान बोलते हो, बट स्टोरी अगर यूनिवर्सल है तो सबको अपील करेगी. और अच्छी स्टोरी की वही जमीन है, वही रूट है अच्छी स्टोरी का. आप तभी कह सकते हैं एक स्टोरी को अच्छा जब वो सबको समझ में आए. दूसरा था कि एक स्टोरी का एक पर्पस होना चाहिए. कोई भी स्टोरी यूं ही नहीं कह दी जाती है कि बस आज मेरा मन है, आज वेडनेसडे है, आज बुधवार है, चलो शुरू करते हैं कहानी. नहीं, वो कहानी बीच में जाकर रुक जाएगी अगर उसका कोई पर्पस नहीं होगा. हर स्टोरी का एक पर्पस होता है. Once upon a time, blank. You want to fill in the blank with whatever you want to. There was this person, blank. This person did this, blank. Then one day, blank, this happened, blank, until this happened, blank. इस तरीके से आप अपनी कहानी को बनाने में, ये स्ट्रक्चर आपको कहानी को बनाने में मदद करता है. अगला हिस्सा जो मैंने बताया था वो ये था कि आपकी कहानी के पर्पस में आपको बिलीफ होना बहुत जरूरी है. भरोसे पर देखिए दोस्त, दुनिया टिकी हुई है. वो जो चीज हम देख नहीं पाते हैं वो हवा है, लेकिन भरोसा है कि ये एग्जिस्ट करती है, भले ही हम इसे देख पाते हो ना पाते हो. भरोसा ही तो है. ऊपर वाले को किसी ने देखा तो है नहीं, पर एक भरोसा है, एक यकीन है कि नीले आसमान के उस पार कोई ऐसी ताकत है जो हवा चलाती है, जो फूल खिलाती है, जो झरनों को बहाती है. बिलीफ है. नहीं, हमारा बिलीफ है कि हमारे पेरेंट्स हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. हमारा बिलीफ है कि मोहब्बत एक बहुत ही जरूरी और मजबूत इंसानी जज्बा है. हमें जिससे मोहब्बत है वो हमारे लिए है और हम उसके लिए. ये बिलीफ ही तो है. तो आपकी कहानी में भी आपको बिलीफ रखना बहुत जरूरी है. एक और बहुत अहम चीज मुझे लगती है जो कहानी का हिस्सा होती है,
बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मैं बताता हूँ अभी। खैर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कहानी का हिस्सा, और वो है आपका कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर, जिसके लिए आप रूट करते हो। और ज्यादातर कहानियों में जो मुझे लगा है, जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो हो सकता है कि उस किस्म का इंसान मैं हूं। आई लाइक द स्टोरीज ऑफ अंडरडॉग्स, ऑफ डेविड एंड गोलायत, जहां पर एक इंसान था और एक जिन्न था। इंसान जिन्न के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी जिन्न से जंग, वो कैसे उसे हराता है, वो कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिन्न की कमजोरियां ढूंढता है। अब हालांकि अगर आप देखें जिस्मानी तौर पर जिन्न एक ज्यादा ताकतवर एंटिटी है और इंसान कमजोर एंटिटी है, लेकिन वो कैरेक्टर आपका सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एक अंडरडॉग कैरेक्टर है दैट यू स्टार्ट रूटिंग फॉर। वो एक गरीब गरीब लकड़हारे की कहानी, जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, वो जंगल में लकड़ियां काटता था, फिर एक दिन उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। ये एक अंडरडॉग है कहानी का। फिर उसको उसका टेस्ट लेने के लिए कोई परिजाद आई और उसने कहा, परी या परिजाद आए, उन्होंने कहा कि अच्छा ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसने कहा नहीं जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आपके मन में हुआ अरे यार, ये लकड़हारा इतना गरीब है, ये सोने की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ले लेता उससे, इसकी जिंदगी सही हो जाएगी। लेकिन नहीं, उस लकड़हारे ने डिसाइड किया कि मैं ईमानदार हूं, मेरा सच ये नहीं है कि ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी है, मेरा सच ये है कि वो लकड़ी की कुल्हाड़ी मेरी है, जिससे मैं मेहनत करके दिन में 2 बार आकर के जंगल में लकड़ियां काट करके अपने बीवी और बच्चों का पेट भरता हूं। यू स्टार्ट रूटिंग फॉर दिस लकड़हारा। फिर वो परी कहती है अच्छा ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? कहते हैं नहीं, चांदी की नहीं, लकड़ी की। फिर वो पीतल की कुल्हाड़ी दिखाती है, नहीं ये भी मेरी नहीं, मेरी तो लकड़ी की है। उससे खुश हो जाती है वो, और वो कहती है कि सारी कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं। एंड बिलीव यू मी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बाय द टाइम आप इस कहानी के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जहां पर कि परी उससे खुश होकर उसे सारी कुल्हाड़ियां दे देती है, सोने की, चांदी की, पीतल की, आप खुश होते हैं उस लकड़हारे के लिए, है ना? यू आर रूटिंग फॉर दैट अंडरडॉग, दैट कैरेक्टर। ये भी एक कहानी का बहुत अहम हिस्सा है, आपका कैरेक्टर। मुझे अंडरडॉग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, जहां इंसान कहीं कुछ भी नहीं था और बहुत कुछ बन गया। आपको हो सकता है कोई और किस्म के कैरेक्टर की कहानी अच्छी लगे, लेकिन एक की पॉइंट यहां पर यह है कि आपकी कहानी में एक कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है, एक सेंट्रल कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है, जिसके इर्द गिर्द वो कहानी हो सकती है। भले ही आपका सेंट्रल कैरेक्टर कई बार एक शहर हो सकता है, एक गांव हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है, एक एक बेजबान जानवर हो सकता है, एक इंसान हो सकता है। फिर एक कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा और होता है कि कहानी आपके डीपेस्ट इमोशंस को टच करे, आपके जज्बात छुए। मुझे लगता है 6 बेसिक इमोशंस होते हैं इंसान में: लव, एंगर, डिसगस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस। एंगर यानी गुस्सा, डिसगस्ट यानी झल्लाहट, फियर डर, लव यानी मोहब्बत, हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस दुख, गम। अगर किसी कहानी ने आपके इनमें से एक भी इमोशन को छू लिया, आप समझिए कि वो कहानी जीत गई, वो कहानी विनर है अपने आप में। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिस जो कि थोड़ी सैड कहानियां होती हैं, जो बहुत आपको लगता है कि बहुत डिप्रेसिंग कहानी है, लेकिन आपको क्यों लगता है डिप्रेसिंग कहानी है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक मौका आया होगा जहां पर यू वर सैड, नॉट दैट यू शुड बी, बट यू वर सैड, एंड दैट्स व्हाई यू फेल्ट कि अरे यार, इस कहानी में भी वही हो रहा है जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, मुझे नहीं सुननी कहानी। फिर आपको थोड़ा सा उसमें और इंटरेस्ट आता है, लेकिन देखें अच्छा इसकी कहानी में भी सैडनेस है, आगे चल के इसमें सैडनेस हैप्पीनेस में बदलेगी नहीं बदलेगी, आप उस कहानी से कनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं अगर उस कहानी में ये 6 इंसानी फिल्टर्स हैं, यानी कि 6 इंसानी इमोशंस हैं, और वो कहानी आपकी उन इमोशंस को छूती है, तो आप समझिए कि आपकी कहानी एक विनर है, और आपकी कहानी में ये होना बहुत जरूरी है। कहानी का एक
और बहुत अहम हिस्सा होता है, जो पांचवा हिस्सा मुझे लगता है, कि कहानी में सरप्राइज एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। सरप्राइज एलिमेंट यानी अनएक्सपेक्टेड। बहुत सारी कहानियां हम देखते हैं, ये सरप्राइज एलिमेंट आपको जासूसी कहानियों में बहुत मिलेगा, जहां पर एक शर्लॉक होम्स हैं या एक डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी हैं, या बहुत सारे फेमस आपने डिटेक्टिव्स के बारे में कहानी में जेम्स बॉन्ड हैं। इनको अगर आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा इन कहानियों में, जासूसी खासकर कहानियों में, सरप्राइज एलिमेंट होता है और आपको लगता है अरे यार ये क्या, मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि ये है। एक छोटा एग्जांपल देता हूं आपको। द स्टोरी ऑफ द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग। एक राजकुमारी होती है, उसको अपने लिए एक राजकुमार चाहिए, पर कोई भी लड़का उसे ऐसा नहीं मिल रहा होता है जो कि उसे पसंद है, कोई भी नहीं। तो उस राजकुमारी के जो वालिद होते हैं, राजा साहब, वो कहते हैं भाई मैं इतने राजकुमारों से तुम्हें मिला चुका हूं, तुम बताओ तुम्हें कौन पसंद है। यानी पता नहीं मुझे कौन पसंद है, लेकिन जिनों से मैं मिली हूं वो तो मुझे पसंद नहीं आए। और वो अपने महल के एक पॉन्ड के पास, यानी तालाब के पास बैठी रहती है। उस तालाब के पास एक फ्रॉग हमेशा मौजूद रहता है। कहानी आगे बढ़ती है, कुछ 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 चीजें होती हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो उस फ्रॉग यानी उस मेंढक को उठाती है और चूम लेती है, और एकदम से वो मेंढक एक राजकुमार बन जाता है। ऐसा खूबसूरत, हैंडसम नौजवान राजकुमार जो उस राजकुमारी को पसंद आ जाता है। अब आप देखिए इस कहानी में अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज एलिमेंट, कि आप पूरी कहानी में सोच रहे थे ये तो मेंढक है, लेकिन वो मेंढक राजकुमार था। उसका उस पर किसी ने कर्स किया था कि जा तू मेंढक बन जाएगा, और जिस दिन तुझे सच्ची मोहब्बत चूमेगी उस दिन तू वापस इंसान बन जाएगा। अब ये सरप्राइज एलिमेंट है। तो कहानी में सरप्राइज एलिमेंट और अनएक्सपेक्टेड चीजें कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाती हैं और सक्सेसफुल बनाती हैं। और एक आखिरी चीज जो मुझे लगता है कि कहानी का बहुत जरूरी हिस्सा है, वो ये है कि कहानी सिंपल और फोकस्ड होनी चाहिए। बहुत सिंपल। आपको बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत 10 अलग परिवारों की कहानियां चल रही होंगी। मान लीजिए अगर किसी पिक्चर में है, मल्टी स्टारर पिक्चर ऐसी होती थी ना जो 70s 80s 90s में आती थी, या एक किताब में अगर आप पढ़ लें कि 10 कैरेक्टर्स की कहानी है, आपको लगेगा यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। हमें तो आदत है सिंपल कहानियां सुनने की, जिसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है और उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। ऐसी कहानियां जो भले ही जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हों, बहुत सारी सिचुएशंस हों, उन कहानियों में खतरा होता है अपने ट्रैक को छोड़ देने का। जिस पर्पस से, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कहानी का पर्पस एक होता है, वो पर्पस फेल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैरेक्टर्स होने में कई बार ऐसा खतरा होता है कि आपकी कहानी फेल हो सकती है, वो सिंपल नहीं रहेगी। ये खास वजह है। मल्टीपल कैरेक्टर्स आपको बताने पड़ेंगे, उन हर एक कैरेक्टर को उसकी जगह देनी पड़ेगी, उसका एक कैरेक्टर ट्रेट होगा, एक एक एक, एक उसका आप दिखाएंगे कि वो लंबा इंसान है, वो छोटा इंसान है, वो मोटा इंसान है, वो पतला इंसान है, वो काफी तेज दौड़ लेता है, वो सारा दिन सुस्त सुस्त इंसान की तरह बैठा रहता है। तो जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और कहानी की सिंप्लिसिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसीलिए कहानी सिंपल होनी बहुत जरूरी है और फोकस्ड होनी बहुत जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि मिनिमम कैरेक्टर्स की कहानियां सिंपल होती हैं और उनका फोकस बहुत क्लियर होता है कि अच्छाई पर बुराई की जीत की कहानी है, या एक रोज एक लड़का एक लड़की से किसी बस स्टैंड पर मिला जो पहले नहीं जानता था, फिर सडनली दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ ना कुछ दोनों के मन में होता है, फिर वो हर रोज उस बस स्टॉप पे मिलते हैं और तकरीबन 1 साल तक उस बस स्टॉप पर आते हैं लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है। फिर आगे चल करके एक दूसरे को पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, फिर किसी ने शुरुआत की। सिंपल कहानी है,
फोकस्ड कहानी है। भले ही आपकी कहानी थोड़ी सी लंबी, एक दिन से एक साल में खिंच गई, लेकिन वो कहानी सिंपल और फोकस्ड है। मिनिमम कैरेक्टर्स, मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस, एंड दैट्स हाउ स्टोरीज बिकम सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है कि 6 किस्म की कहानियां जो हैं वो 6 किस्म, ये मैंने सॉरी आई एम सॉरी जस्ट सडनली स्टार्ट थिंकिंग समथिंग एल्स। तो ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं, मुझे लगता है अगर आपकी कहानियों में होंगे तो आपकी कहानी सक्सेसफुल रहेगी। ये मान के चलिए आप कहानी पढ़ने के शौकीन थे, कहानी सुनने के शौकीन थे, अब अगर आप कहानी कहने के शौकीन हैं तो ये 6 चीजें फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपकी कहानी बहुत जबरदस्त जाने वाली है। अब मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगा। अरमीना रियाज की सवाल है कि सर, कैन फनी स्टोरीज बी यूनिवर्सल वंस? यस दे कैन बी। हंसना हंसाना किस इंसान को नहीं पसंद है, आप मुझे बताएं। आप एक कोई लतीफा सुनती हैं, आप कोई जोक सुनती हैं, आपको हंसी आ जाती है। हो सकता है कि वो जोक लोकल जोक हो, यानी कि आपके कल्चरल जोक हो, मतलब कि मान लीजिए आप जिस जगह से आते हैं उसके आसपास कुछ चीजें खास होंगी जो सिर्फ उस जगह के आसपास रहने वाले लोग ही जानते होंगे, बाहर के लोग नहीं जानते होंगे। ठीक, तो वो जोक जब आपने क्रैक किया आपको समझ में आया, कोई बाहर का इंसान आया उसको क्रैक किया समझ में नहीं आया। ये एक छोटी सी टेक्निकलिटी है, लेकिन मेजरली मुझे लगता है कि हंसना हंसाना हर इंसान चाहता है। तो जोक्स कैन बी यूनिवर्सल स्टोरीज, फनी स्टोरीज कैन बी यूनिवर्सल स्टोरीज, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लाफ, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी इन देयर लाइव्स। ऐसा कौन सा इंसान है, एक इंसान आप मुझे बताइए जो कि ये कहेगा नहीं जी मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं या हुई हूं कि मैं सैड रहना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। ऐसा तो कोई हुआ नहीं है, हर कोई हंसना चाहता है। इसीलिए फनी स्टोरीज कैन बी यूनिवर्सल वंस एज वेल। ग्रेट क्वेश्चन अरमीना। महक का सवाल है विच इज माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट स्टोरी एंड व्हाई। देखिए मुझे लगता है कि मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि जब आप आगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आप कोई ना कोई एक पेशा अपनाएंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई स्टोरी टेलर बनेगा, और उसके बाद आप शादी करेंगे अगर मन है तो। जब आप शादी करेंगे आपके बच्चे होंगे, 2 बच्चे 3 बच्चे हो सकते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि दूसरा बच्चा मुझे ज्यादा पसंद है और तीसरा बच्चा मुझे कम पसंद है। बिल्कुल कहानियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब आप कहानी के शौकीन होते हैं तो आपको कई कहानियां पसंद होती, कोई एक फेवरेट नहीं हो सकती है, क्योंकि हर जो कहानी आपको पसंद आई है वो कहीं ना कहीं उसका कुछ एक हिस्सा आपको बहुत अपील किया है। तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई मेरी एक बहुत पसंदीदा कहानी है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर किसी कहानी का थीम एक अंडरडॉग है, उसका सेंट्रल कैरेक्टर एक अंडरडॉग है जो बहुत कमजोर इंसान जिसको दुनिया समझती है, और वो कैसे जीतता है, ये कहानियां मुझे बहुत पसंद है। मुझे बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियां बहुत पसंद है। मुझे जासूसी कहानियां पसंद है, क्योंकि इसमें भी एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है जो मुझे अपील करता है। Sometimes Shimael is asking, sometimes in a very small thing there lies a very big story. How can we give shape to that very story or explore it? Shimael, बहुत खूबसूरत सवाल है, trust me. I'm very thankful that you asked me this question. कहानी आपके अंदर है, एक छोटी सी बात आपको नजर आई, पिन सरी की। आप जब सिर्फ सोच रहे हैं, ये कहानी का आपको सिर्फ उतना हिस्सा दिख रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब आप वो कहानी लिखने बैठेंगी या बैठेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि अरे ये कहानी अपने आप बढ़ती जा रही है, कहानी आपके अंदर है। ट्रस्ट मी, दिस इज एन एक्सरसाइज आई यूज्ड टू डू दैट सम टाइम बैक। कि कहानी अगर मुझे, मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कहानी का, या कोई थॉट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं उसके आसपास की कहानी कहना चाहता हूं, जो बाकी लोगों को सतही चीज लगे, बहुत सुपरफिशियल लगे, बहुत छोटी सी बात लगे, पर मुझे वो चीज बड़ी पसंद आई है और अब मैं उस कहानी को कहना चाहता हूं, तो बहुत आसान है कि वो कहानी लिखना शुरू कर दो। आप देखेंगे, यूल बी सरप्राइज्ड कि जब आप कहानी लिखना शुरू कर रहे हैं तो आपकी कहानी अपने आप
शेप लेती जा रही है, आकार लेती जा रही है, उसमें कैरेक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं, आपके सेंट्रल कैरेक्टर की एक कहानी बनती जा रही है। ये एक एक्सरसाइज है, ये करने से ही होगी। जैसे कि आपके हिस्से की सांस कोई और ले नहीं सकता, आपको ही लेनी है। चाहे कितना भी किताब में पढ़ लें कि स्विमिंग ऐसे होती है, लेकिन जब पानी में उतरेंगे तो ही पता चलेगा, और वो आप ही के करने से होगा, कोई और आपको तैरा नहीं पाएगा। वैसे ही आपकी कहानी, जो छोटी सी बात है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है और उस पर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कहानी कहना चाहते हैं, जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शिमाइल, बहुत अच्छी चीज है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट चीज और निकली है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहानी आप लिखें बैठकर। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक सिरा हो सकता है। जब आप लिखने बैठेंगे आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि वो सिरा कितना खुलता जा रहा है, कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप अपने आप से सरप्राइज हो जाएंगे। आपको खुद पे लगेगा, अरे वाह वाह रे, हम मैंने क्या कहानी कह दी। ये तो जब मेरे दिमाग में थी तो मैंने ऐसे सोची नहीं थी, लेकिन जब लिखने बैठी या लिखने बैठा तो यार ये तो कितनी खूबसूरत कहानी बन गई। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपके लिए और कोई नहीं कर सकता। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और सिर्फ दिमाग में सोचेंगे कि ये कहानी ऐसी होगी वैसी होगी, तो वो कहानी खुलेगी नहीं। लिखना पड़ेगा, लिखना बहुत जरूरी है। वो इंसान जो लिख लेता है वो बहुत कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, ये मान के चलिए। एक स्टोरी टेलर, एक स्टोरी राइटर, एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट को लिखना आना चाहिए, आर्टिस्ट को कलम चलाना आना चाहिए, हाथ चलाना आना चाहिए। अगर आप पेंटर हैं तो भी आपका हाथ चलेगा तो ही आपकी कहानी बढ़ेगी, क्योंकि एक पेंटिंग में भी एक कहानी कह रहे हैं। आबिदा का सवाल है कि समटाइम्स व्हेन यू इन द मिडिल ऑफ राइटिंग अ स्टोरी एंड एवरीथिंग इज इन योर माइंड, बट देन यू गेट अ ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक। ये बहुत कॉमन है, मैं समझ सकता हूँ आबिदा। there is sometimes um, uh, there is sometimes about the storyline that hinders you to go ahead. Have you ever experienced something like this? Can you please share how you to get out of that situation? मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। हालांकि ये मेरा सीक्रेट है, मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मेंटल ब्लॉक्स हमेशा आते हैं। अगर आप में मेंटल ब्लॉक है, इसका मतलब आप में चाह है उस काम को पूरा करने की, उस कहानी को पूरा कहने की, और ये बहुत अच्छी चीज है। और मेंटल ब्लॉक एक जरूरी चीज है, एक नेसेसिटी है, क्योंकि वरना बहुत ही प्लेन जेन आप कहानी कह रहे थे। कहानी कहने के बीच में जब आपको मेंटल ब्लॉक आए तो सबसे सबसे पहली चीज जो आप करें वो ये है कि अपने ऊपर प्रेशर न डालें। एक कहानी एक साल में भी लिखी जाती है, एक कहानी एक दिन में भी लिखी जाती है, एक कहानी आधे घंटे में भी लिखी जाती है। आप उस कहानी को, जब आपको मेंटल ब्लॉक है, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, प्रेशर ना बनाएं। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं यही करता हूं। आप मतलब आई डोंट नो, देयर आर लॉट ऑफ बिग राइटर्स एंड बिग ऑथर्स जो कि कहानी लिखते हैं और कहानी कहते हैं। हर किसी का अपना एक फॉर्मेट होता है। मेरा फॉर्मेट ये है कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाता हूं, मैं उस कहानी को कुछ समय के लिए छुट्टी दे देता हूं और अपनी रूटीन जिंदगी में बिजी हो जाता हूं। फिर अब यकीन मानिए, मैं कहानी लिख रहा था, हालांकि मैं अपनी कहानियां पब्लिश नहीं करता हूं, मैं अपनी कहानियां अपने तक रखता हूं, क्योंकि वो मैं अपने लिए लिखता हूं, अपने शौक के लिए लिखता हूं। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक कहानी लिख रहा था, छोटी सी, बहुत अदनी सी कहानी है, मुझे बड़ी पसंद है लेकिन मुझे लगता है अदनी सी कहानी है। दैट्स माय वैल्यूएशन ऑफ द स्टोरी। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं अपनी बेगम को लेने उनके ऑफिस से जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, और ये कहानी लिखे हुए मुझे 3-4 दिन हो चुके थे। मतलब वो मैं अटक गया था वहां पर, और लेकिन कहीं ना कहीं मैंने प्रेशर नहीं बनाया था, वो कहानी मेरे सबकॉन्शियस में थी। मतलब मैं उठ रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, बाकी चीजें कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में थी। सबकॉन्शियस में होना मतलब ये होता है कि आप पर प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एकदम से रेड लाइट पर मैं रुका और एकदम से मेरे दिमाग में चमका, अरे यार ये हो सकता है। तो अपने आप को प्रेशर में मत डालें, जो कहानी जहां थी वहां उसे रोक दें। आप यकीन मानिए, जब आप अपने आप को आजाद करेंगे प्रेशर से, आपकी कहानी वापस आप पर लौट कर आएगी।
क्योंकि हर कहानी अपनी किस्मत लेकर आती है। ज्यादातर कहानियों की किस्मत होती है पूरा होना, 99.9%। बहुत कुछ 0.01% कहानियां होती हैं जो पूरी नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन हर कहानी की एक किस्मत होती है, और जब ऐसे फंसे, आप मेंटल ब्लॉक में फंसे, तो आपको अपनी जिंदगी को आराम से चलते देना चाहिए। इंस्पायर हो सकते हैं आप किसी दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं कि यार मैं ये कहानी, ये अपने अपने बॉयफ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से, बहन से, जो भी जिसके भी आप करीब हैं, उसे डिस्कस करें। ट्रस्ट मी, बातचीत करके आपको एक नया एंगल आपके दिमाग में चमकेगा जो अभी तक आपके दिमाग में था ही नहीं। और ये एंगल्स उन उन लोगों से आपको मिल सकते हैं जिन्हें कहानी कहने की आर्ट ही नहीं आती है। You might be very surprised to get good hints and good hooks from people who don't even know what actually a story is, और वो आपको बता सकते हैं ये क्यों होता है, कैसे होता है। ये तो सिर्फ करने से पता चलेगा आपको। So there are a couple of people जो verbally सवाल पूछना चाहते हैं, तो जी हाँ जी, बताइए बताइए। रुखसाना, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, अपना सवाल पूछिए आप। Hello, Piyush sir, Umar sir, and all the KI scholars present in this meeting. So my question is that if anyone wants to become RJ, is it necessary for him to have an attractive voice? रुखसाना, अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी को आरजे बनना है तो उसकी आवाज बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी खूबसूरत होनी चाहिए। वो जमाने लग गए जबकि कहा जाता था कि एक आरजे बनने के लिए आपकी आवाज अच्छी होना बेसिक नेसेसिटी है। अब जैसे जैसे दौर बदला है, चीजें बदल गई हैं। अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान और क्रिएटिव इंसान होना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। कि अगर आपके आसपास कोई इंसान है और उसकी आवाज बहुत खूबसूरत है, पर वो जो बोल रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा उसको सुनने में, तो अब आप मुझे बताइए, आप उसे कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? बहुत ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। वहीं एक दूसरा इंसान है जो भले उसकी आवाज ठीक ठीक है, ओके ओके है, लेकिन वो बातें ऐसी कर रहा है जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपका अटेंशन उनकी तरफ जाता है, तो आप किसे सुनना चाहेंगे? इस दूसरे इंसान को। एक रेडियो जॉकी बनने के लिए, एक आरजे बनने के लिए मेरे हिसाब से आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर वो इंसान जो लिख लेता है अपने थॉट्स को, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है और वो सबसे बड़ा क्रिएटिव इंसान है। अगर आप लिख लेते हैं अपने थॉट्स को और क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने थॉट्स को, तो आप एक आरजे बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास लफ्ज हैं बोलने के लिए, आपके पास एक थॉट है, एक चेन ऑफ थॉट्स है, तो आप बन सकते हैं। अब क्रिएटिव होना क्या है भाई? एक आरजे को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो सारी चीजें जो आपको एक टीवी न्यूज में भी पता चल गई, वो सारी चीजें जो आपको एक अखबार में भी पढ़ करके पता चल गई, तो आरजे ने आपके लिए स्पेशल क्या कर दिया? आरजे अगर क्रिएटिव नहीं है तो वो न्यूज वैसे उठा के पढ़ देगा आपके लिए, या आपको टीवी का एक रेफरेंस दे देगा कि आपने कल रात में वो देखा था, वो क्या आया, और प्लेन जीन हो जाएगा। क्रिएटिव इंसान, क्रिएटिव आरजे आपको वही सेम न्यूज थोड़ा अलग एंगल से बताएगा, और वो अलग एंगल उसकी क्रिएटिविटी है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि अच्छी आवाज होना एक बोनस है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। थैंक यू रुखसाना। So we have a question from Zubair Shafi Mir ने पूछा, how to start a story, what and how should be our start? Sir, it is a big difficulty for me. यार जुबैर, तुम भी उसी बीमारी के शिकार हो जिसका मैं शिकार था। मुझे कॉन्सेप्ट कहानी का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि इसको
इसकी शुरुआत क्या होनी चाहिए? मैंने जो अपनी जिंदगी में फॉलो किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कान उल्टा पकड़ता हूँ, फिर सीधा नहीं पकड़ता। यानी कि अगर मुझे कहानी की शुरुआत नहीं मिल रही है तो मैं वहां से शुरू करता हूँ जहां से कहानी मेरे दिमाग में है, मैं उसको एंड तक ले जाता हूँ, फिर एंड पे ले जाकर के मैं उल्टा चलना शुरू करता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कहानी है एक ऐसे इंसान, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि एक इंसान जिसका एक हाथ नहीं है, वो अपने पैरों से एक पेंटिंग बनाता है और दुनिया का बहुत मशहूर पेंटर बन जाता है। मान लीजिए, फर्ज करिए कि ये कहानी है आपकी, यहां से आपका दिमाग में आया है। अब आपको पता नहीं कि यार इसकी शुरुआत कहां से करें, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है ना। तो आपने की करना शुरू किया वहां से जहां पर कि ये इंसान बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, वर्ल्ड फेमस पेंटर बन गया था और लोग कहते थे वाह, बिना हाथ के भी बनाता है। उसके आगे मैंने कहानी लिखनी शुरू की, कहानी एंड तक जहां जिस पॉइंट तक पहुंचानी थी वो पहुंचाई। उसके बाद उस कहानी को पढ़ा, फिर उल्टा चलना शुरू किया, जहां से एंड किया था फिर उल्टा चलना शुरू किया, वहां तक आया जहां पर कि मेरे दिमाग में मैंने कहानी लिखनी शुरू की थी। फिर आपको पता चलेगा कि चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये इंसान ये हो सकता है। उसकी वजह क्या थी कि उसका हाथ नहीं था? क्या वो पैदाइश से उसका हाथ नहीं था? मैंने अपने आप से कुछ सवाल पूछे जब मैं उल्टा चल के आया। उसके हाथ नहीं थे तो पैदाइश से नहीं थे या कोई हादसा हुआ था? उसके परिवार में कौन कौन था? वो इंसान आज अच्छा पेंटर बना तो कैसे बना? क्या उसे बचपन से शौक था या उसने किसी को देखा और इंस्पायर हुआ? तो आप जब अपनी कहानी के एंड से अपनी कहानी की शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने आप से सवाल पूछते जाएंगे। आपके सवाल आपकी कहानी को की शुरुआत करने में आपको मदद करेंगे। नरगिस का सवाल है, writing is not showing off your creativity but an addiction consuming us thoroughly in order to get something new. It is like a weed, the more you smoke it the more you create. So basically ये किसी इस्फाक सर का थॉट है जो उन्होंने शेयर किया। थैंक यू सो मच नारगिस शेयर करने के लिए। सो मुझे एक शुमेल करके उनका सवाल है। Shumel is saying, Piyush sir, have you written a book? Please tell us if you have anything creative that you have written. नहीं शुमेल, अनफॉर्चुनेटली मैंने जो कहानियां लिखी हैं अपनी वो कभी पब्लिश नहीं की हैं, क्योंकि मैं बहुत ही प्राइवेट किस्म का इंसान हूँ। हालांकि लोगों को लगता है कि भाई ये तो स्टोरी टेलर हैं और आरजे हैं और कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर हैं, तो ये तो बहुत ही आउटगोइंग होंगे और बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होंगे। बट मैं थोड़ा सा प्राइवेट इंसान हूँ। जो मेरा काम है वो मेरा काम है। इसके अलावा मेरी जिंदगी में मैं कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए करता हूँ, जैसे कि मैं मोहम्मद रफ़ी के गाने सिर्फ अपने लिए चलाता हूँ अपने घर में, और मैं कहानियां सिर्फ अपने लिए लिखता हूँ। और ये कुछ चीजें हैं जो मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ, इसलिए मैंने इनको बाहरी दुनिया में बांटा नहीं है। बाहरी दुनिया के साथ मुझे वो कुछ चीजें पर्सनल ही रखते हैं, तो इस लिहाज से। बहुत खूब। बिलाल अहमद तांत्रे का सवाल है, सर हाउ डज द चॉइसेस द कैरेक्टर्स मेक अफेक्ट द अदर कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी? हाउ डज द चॉइसेस द कैरेक्टर्स मेक्स अफेक्ट? मेरे ख्याल से आप एक बार ऐसे मुझे थोड़ा सा और डिटेल में समझाएंगे तो मजा आएगा। उमर, कैन वी अनम्यूट हिम? या वी कैन डू दैट जस्ट अ सेक। इनका क्या नाम है? बिलाल। ओके, इनका क्या नाम है? बिलाल। ओके, बिलाल आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं आराम से। बिलाल आप अनम्यूट कर सकते खुद को। आई गेस उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा, बट वो कर सकते हैं। एक सेकंड। ओके, नहीं इनका तब तक बेसिकली एक और सवाल है वो लेंगे। बेसिकली मुझे प्राइवेटली एक बच्चे ने सवाल किया है कि सर कुड यू प्लीज रेकमेंड सम स्टोरी बुक्स फुल ऑफ एडवेंचर बिकॉज आई लव द एडवेंचरस बुक्स।
adventurous stories, something related to woods, mountains, and hunting for food somewhere in the hills. मोमिन, मैंने ये जो सवाल है इसके दो हिस्से हैं। पहला तो ये कि एडवेंचर स्टोरी मैंने जो पढ़ी है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं। मुझे एडवेंचर स्टोरीज में मुझे सिंबाद की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। सिंबाद जहाजी, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो जरूर ढूंढिएगा। सिंबाद जहाजी की कहानी आपकी बड़ी खूबसूरत लगेगी। फैंटेसी स्टोरीज हैं, लेकिन एक जहाजी जब अपने नाव पर होता है, जब अपने जहाज पर होता है, और जहां जहां उसका जहाज लगता जाता है वहां वहां की उसकी एडवेंचर स्टोरीज हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। सिंबाद जहाजी मुझे अच्छी लगती है, आप पढ़िएगा। आपको टिंटिन की स्टोरीज अच्छी लगेंगी। टिंटिन इज अ यंग बॉय, मतलब वो एक टीनेजर लड़का है, वो आप ही की उम्र का होगा, और उसके पास एक छोटा सा उसका डॉगी है स्नोई। ये दोनों मिलकर, ये दोनों ही, टिंटिन जो है ये डिटेक्टिव है और स्नोई उसका असिस्टेंट है, और ये दुनिया जहान के बड़े बड़ी ढेर सारी चीजें हैं, केसेस हैं जो सॉल्व करते हैं। तो ये आप स्टोरी पढ़ें, ये बहुत अच्छा लगेगा। जहां तक कि वुड्स, माउंटेन्स और हंटिंग की स्टोरीज हैं, मेरे को, मुझे इंशाल्लाह अगर अगली बार मुलाकात होगी मैं ढूंढ के रखूंगा, आपके लिए निकाल के रखूंगा कि ऐसी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन एडवेंचर की जहां तक बात है तो ये दो स्टोरीज मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, आप जरूर पढ़ें, बड़ा मजा आएगा आपको। एक सवाल मुझे पर्सनली आया कि सर हमने पीयूष सर का एक वीडियो देखा था, इन्होंने उसमें किसी पॉलिटिशियन की मिमिक्री करी थी, तो क्या हम सर से थोड़ा वैसा कुछ देख सकते हैं? नहीं बेटा, पता कौन सा वीडियो है, बट है कि इन्होंने आई कुछ एम श्योर आपने देखा होगा। और एक्चुअली मुझे सोशो पॉलिटिकल सैटायर में बहुत इंटरेस्ट है, पर अभी उसके लिए मैं थोड़ा सा तैयार नहीं हूँ। मैं आपको कहानियां सुनाने के लिए आया था और कहानी के बारे में बात करने के लिए आया था। तो इंशाल्लाह अगली बार मौका मिलेगा, आप एडवांस में अपनी रिक्वेस्ट रखिएगा और मैं एडवांस में तैयारी करके आऊंगा कि मुझे क्या करना है, और फिर मजा आएगा। एक अच्छा सवाल है प्राइवेट। सबसे पहले स्कॉलर्स प्लीज राइट एवरीवन मोड में मैसेजेस कर लीजिए ताकि पीयूष साहब भी देख पाए। अच्छा, एक सवाल है, ये सवाल ये है कि नहीं, असल में हाँ, सो इन्होंने ये लिखा है जो लंबा सा ये मैसेज है कि सर ओसिया यू नो, का। नो नो नो, ये अच्छा, बेसिकली प्राइवेटली एक मैसेज आया है जाहिद का। जी सो जी जी। इन्होंने मैसेज लिखी है, सर सिंस यू नो इन कश्मीर वी आर नॉट हैविंग इंटरनेट, वी डोंट हैव, we have been under lockdown for so many months, so could you share one story that can motivate us, and we can remember that in life. So ये basically इन्होंने लंबा लिखा था, मैंने जिस्ट बताया, ये एक कहानी सुनना चाहते हैं जो इनको इनके हिसाब से इनको मोटिवेट करे। एक कहानी आपसे। अम, इनका नाम, इन साहब का नाम क्या है, इस वाला का नाम क्या है, उमर? जाहिद 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 जाहिद। जी जाहिद, जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यार, बिल्कुल जैसे आपने कहानी पूछी है ना कि जैसे हालात होते हैं और मुश्किल वक्त में वो कहानियां आपका साथ बहुत देती हैं। मुझे एक आध कहानियां बहुत पसंद हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था डेविड और गोलायत की कहानी। जैसे मुझे, और ये कहानी के जॉनर्स अलग अलग हैं, जैसे मुझे शीरी फरहाद की कहानी बहुत अच्छी लगती है। कितने मुश्किल, कितना मुश्किल था जब आप उस उम्र में जाएंगे जब आपको पहली बार समझ में आएगा कि मोहब्बत क्या चीज है। और मोहब्बत अलग अलग किस्म की होती है, माँ बाप से मोहब्बत होती है, भाई बहनों से मोहब्बत होती है, एक ऑपोजिट जेंडर से मोहब्बत होती है। तो एक ऑपोजिट जेंडर की कहानी है, शीरी फरहाद की कहानी, कि कैसे दो परिवार, अम, दो मोहब्बत करने वालों को, मोहब्बत एक बहुत ही पाक जज्बा है, एक पाक इमोशन है, उनकी जिंदगियां भी लॉकडाउन में थी, शीरी फरहाद की जिंदगी, बट उनमें ये जिद थी कि हमें अपनी जिंदगी की जो सबसे अहम चीज है वो पानी है, वो लगे रहे। उन्होंने अपने परिवारों से तमाम किस्म की मुसीबतें झेली और आखिर में मिले। ये अपने आप में बहुत अहम कहानी है, हिम्मत बढ़ाने वाली कहानी है। क्योंकि देखिए, जब हम एक पिक्चर देखते हैं या एक किताब की कहानी पढ़ते हैं
तो पिक्चर 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाती है, किताब मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन में खत्म होती है। लेकिन जब असल जिंदगी होती है तो वो मिनट पर मिनट, घंटे पर घंटे, दिन पर दिन, महीने पर महीने मुश्किल, और वो मुश्किल आपको हर सेकंड झेलनी पड़ती है। मुसीबत आपकी ऐसा नहीं है कि पिछले घंटे थी और अगले घंटे नहीं रहेगी। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत मोटिवेट करती है। डेविड गोलायत की कहानी है कि इंसान जो एक जिन्न सरीखे इंसान, जिन्न सरीखे मतलब जिन्न था, राक्षस था, क्या था, लेकिन कम से कम उसकी हाइट का 10 या 20 गुना था, उससे लड़ रहा था। और फिर आखिर में इंसान ने अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से उस राक्षस को, उस जिन्न को हराया। ये कहानी आपको बहुत मदद करती है आपकी जिंदगी जीने में। मुझे लगता है कि ये कहानी अगर आप सुने तो आपको बहुत ही मजा आएगा, आप पढ़ें। और जहां तक इंटरनेट का सवाल है, मैं आपको बताऊं, उमार इस बात को आपको बताएंगे, मैं भी आपको बता सकता हूं, जब हम बच्चे थे तो इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं थी। इंटरनेट आया, जिंदगी बेहतर हुई, सहूलियतें बढ़ी। आगे वो दौर आएगा जब 2G, 3G, 4G, 5G आएगा। इंटरनेट से सिर्फ एक फायदा ये हुआ है कि दुनिया बहुत करीब आ गई है। आप यहां बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने को देख सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। इंटरनेट का फायदा ये रहा है। लेकिन एक दौर था जब इंटरनेट नहीं था, तब भी लोग जिंदगी जीते थे, तब किताबें पढ़ते थे, तब खेलते थे घर से बाहर निकलकर। आजकल की तो एक नई बीमारी है जिसके बारे में आपको बताऊं कि बच्चे जो हैं उनके हाथ में आईपैड है या कोई कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर पे लगातार पूरे दिन लगे पड़े हैं। ये बच्चे उन बच्चों से बहुत अलग हैं जो बाहर निकलकर खेलते नहीं हैं, जो क्रिकेटर नहीं होते हैं, जो फुटबॉलर नहीं होते हैं, जो पिट्ठू नहीं खेलते हैं, जो आइस वाटर नहीं खेलते हैं। तो मैं ये दुआ करूंगा कि इंटरनेट और कनेक्टिविटी वैली में जल्दी आए। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी अर्ज करूंगा कि आप जिंदगी को नॉन इंटरनेट चला करके देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। हम जहां पर रहते हैं वहां पर इंटरनेट, मैं दिल्ली में हूं और यहाँ पर इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम बोर हो जाते हैं, हम थक गए हैं, पक गए हैं इंटरनेट से, और इसीलिए हम अपने फोन छोड़ करके हम छुट्टियों का प्लान बनाते हैं कि हम चलो पहलगाम घूम के आएंगे, बारामूला घूम के आएंगे। लोग हमें कहते हैं अरे वहां इंटरनेट नहीं है, वहां फोन कनेक्टिविटी नहीं है। हमें नहीं चाहिए वो, हमें जिंदगी में सुकून चाहिए। तो एक हिस्सा ये भी है कि इंटरनेट नहीं है और आप अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप बाहर दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, दोस्तों के घर आ जा रहे हैं। वरना तो फोन पे सब हो जाता है कि हाँ अच्छा तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, ओके ठीक है, अच्छा व्हाट्सएप देखा, अच्छा मैसेज देखा। ये भी जरूरी है, लेकिन वो भी जरूरी है। तो आप उसको एंजॉय करिए और हम सब मिलकर मनाते हैं कि बहुत जल्दी वाली में 2G अभी है, 3G 4G आए और नॉर्मल कनेक्टिविटी हो और जिंदगी और बेहतर चले। बेसिकली मैं लास्ट वाला बड़ा रिक्वेस्ट आ रहा है आपके लिए। आप अगर खुद देखेंगे कि इन्होंने एक ने बोला है कि सर हमें स्टोरी के बाद अब सॉन्ग सुनाएंगे, और पीछे सारा लाइन लगा है कि यस सर यस सर यस सर। मैं आप खुद देख ले ये बात। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैन यू, शिमाइल ने कहा कैन यू सिंग अ सॉन्ग इंस्टेड ऑफ मिमिक्री, दैट डजंट नीड प्रिपरेशन। बेटा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा ये मिथ है जो मैं दूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर किसी इंसान की आवाज अच्छी है तो वो गा भी सकता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। कुछ लोग बाथरूम सिंगर्स होते हैं, आपको पता होगा, वो बहुत ही बेसुरे बेताले होते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ। आवाज अच्छी है बोलने के लिए, गाने के लिए नहीं है। अगली बार हम मिलेंगे तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आपके गाने सुनूं। हालांकि मुझे एक बहुत मैंने अभी एक मूवी देखी थी, एक फिल्म देखी थी राजी, और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा कश्मीरी गाना था। वो मुझे उसका मतलब वो गाना था, उसका कुछ हिस्सा कश्मीरी था और वो गाना मुझे बहुत पसंद आया था राजी का। और एक पिक्चर मैंने बहुत साल पहले देखी थी,
उसमें गाना था मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऋतिक रोशन पर पिक्चराइज था, रिंद पोशमाल, वो मुझे बहुत अच्छा था। तो ये गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने बहुत सुनता हूँ, लेकिन मैं गुस्ताखी नहीं करता हूँ गाने की, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे गाने से बहुत नुकसान हो सकता है। आपने बहुत अच्छे से एस्केप किया। बट ये है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मुझे लगता है क्योंकि सेशन भी अभी हम क्लोजर पे पहुंच रहे हैं, मुझे कुछ लोगों ने ये बोला है सर, हम मैंने हाफ वे में सेशन अटेंड किया सर, हम सर के साथ और सेशन कब होगा, मैं वो मिस नहीं करना चाहती, बट मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम था इसलिए मैं मिस कर गई। तो ये जहरा ने लिखा है, तो जहरा के लिए आप क्या बोलेंगे, कब आप इनके साथ फिर से गुफ्तगू मेरा करेंगे? अब तो मुझे उमर साहब की इजाजत की जरूरत है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा मुझे इजाजत दें। अगली बार जब भी उमर साहब कहते हैं मैं बिल्कुल हाजिर होऊंगा। और हम आज देखिए हमने मोटा मोटा कहानी क्या है, कहानी को कहानी इतनी किस्म की होती है, कहानी के ये हिस्से होते हैं, इस पर बात की। अगली बार हम जब मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक इंसान जो है अपनी अपनी कहानियां लेकर आए और हम उन कहानियों पर मिलकर काम करेंगे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छी एक्सरसाइज बताता हूँ। ये मैंने अपने करियर की शुरुआत में सीखी थी, इसे एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं, लेकिन आप देखिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। कहानी कैसे बनती है, ये एक एक्सरसाइज है। मान लीजिए आप 10 लोग हैं, 10 दोस्त हैं और साथ में खड़े हैं। इस गेम का, ये गेम है, इस गेम का रूल ये है कि आप सर्कल में खड़े होंगे और जो पहला इंसान होगा वो एक शब्द बोलेगा, दूसरा फिर उस शब्द के आगे का एक शब्द बोलेगा, तीसरा एक और शब्द बोलेगा, चौथा एक और शब्द बोलेगा। आइडिया ये होना चाहिए कि आपको एक ऐसे लगातार शब्द बोलते जाने जिससे कहानी बने। आपको मजा इसलिए आएगा इस गेम में क्योंकि आपने जिस किस्म की कहानी अपने दिमाग में सोची होगी वो नहीं बनेगी, किसी और किस्म की कहानी बनेगी, और वो कहानी के कंट्रीब्यूटर्स और कहानी को बनाने वाले सारे के सारे रहेंगे। बड़ा मजेदार गेम है, आप ये खेलिएगा। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियां मैंने बनते देखी हैं अपने आसपास। ये करिएगा, बड़ा मजा आएगा। और जहां तक अगली बार मिलने का सवाल है, कुमार साहब जब मुझे बुलाएंगे, मुझे बड़ी खुशी है आज मैं आप लोगों से मिला। इंटरनेट की कमी की वजह से मैं आप सबको देख नहीं पाया, लेकिन मेरी बड़ी तमन्ना है कि जब इंशाल्लाह इंटरनेट की वापसी होगी, 3G 4G आएगा, तो हम सब एक दूसरे को देखेंगे और देख करके बात करने में बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अभी तो मैं एक ब्लैंक स्क्रीन को और अपने आप को देख रहा हूँ, तो इतना खूबसूरत और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है मुझे। लेकिन आप जब सब साथ में होंगे और आप कहानी कहेंगे और हम उस कहानी पर काम करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। पीयूष साहब, मुझे ये दिमाग में आ रहा था कि जैसे सेशन खत्म होगा, मे बी आज शाम को या कल, अगर आप थोड़ा सा रिटन एक असाइनमेंट इनके लिए भेजेंगे कि जो अगला हमारा सेशन होगा आपके साथ, तो थोड़ा सा हम इनसे कहानियां लेंगे जो ईमेल में आप तक पहुंचेगी, या मे बी मैं रिसीव करके एक साथ आपको भेजूंगा। तो फिर उधर से जैसे आपने अभी बोला, वी कैन टेक दिस एक्सरसाइज उस हिसाब से थोड़ा सा, बिकॉज मुझे व्हाट्सएप पे भी 2 लोगों ने मैसेज किया है। फाइक ने ये लिखा है कि सर मुझे स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक है, मुझे सर का मैंने रिसर्च भी किया है, तो मुझे इनके साथ पर्सनली कनेक्ट होना है। वो ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं ये 2 लोगों ने मुझे लिखा है, बट मुझे लगता है बेटर है कि हम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, जो हमने प्लान ऑलरेडी किया था लास्ट टाइम पे, जो आज का एक इंट्रोडक्शन था, मुझे लगता है उस हिसाब से बहुत मजेदार रहा। तो मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बताइए कैसे आगे का एंगेजमेंट रहे इनके साथ, क्योंकि मैं इनके सामने ही करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फिर शिकायत करते कि आपने बोला नहीं शायद होगा सर को। सो मैं वो चाहता हूँ कि मेरे सर से बोझ उतर जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप पर बिल्कुल भी कोई बात नहीं आने दूंगा। और एक काम करते हैं अपन, मुझे अब जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है और मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि कैसा है ये आइडिया। क्यों ना हम एक काम करें, हम एक चिट सिस्टम, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चिट्स डाली जाती हैं और उनमें से एक चिट पिक की जाती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि जो जो भी कहानी लिखने में इंटरेस्टेड है और कहानी के आइडियाज हैं जिनके पास, अगर हम जैसे भी, अगर वो चिट सिस्टम मतलब कि पिकिंग वन स्टोरी एंड देन ऑल ऑफ अस वर्क ऑन दैट स्टोरी,
फिर हम एक दूसरी स्टोरी पकड़ें, फिर ऑल ऑफ अस वर्क ऑन दैट। बिकॉज देखिए आपको फिर मजा आएगा। क्या है कि एक कहानी जो आपने पहले से सोची हुई है वो उसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं, क्या पता कि सडनली आपको कोई और कहानी सुनने में मिल रही है, उसमें कंट्रीब्यूट करने में मजा आ रहा है। आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूट करके बनाई हुई कहानी में कितना एडवेंचर है और कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो अगर हम ये कर सकें कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कहानी कहने में और कहानी लिखने में, पहले तो कहानी कहने में कहानी कहना सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप है कहानी बनाना। हम सब उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ये किया जा सकता है कि जो कहानियां आ रही हैं पहले तो आप वो भेज दें, बिल्कुल मुझे भेजें मेल पर। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एक कहानी हम सब मिलकर बनाएं और आपको मजा आएगा इसमें, तो ये करके भी देखा जा सकता है। नहीं, मुझे लगता है बहुत ही वंडरफुल आइडिया है, बहुत ही जबरदस्त आइडिया। आई थिंक एक तरीके से ये कर सकते हैं। मुझे लगता है एक थोड़ा रिटन फॉर्मेट में हम इन तक भेजेंगे ताकि इनको भी अच्छे से समझ आ जाए कैसे फर्दर जाना है इसका। आई थिंक मे बी मैं आपके साथ ऑफलाइन इस बारे में बहस करूंगा, इस बारे में बहस करूंगा, सो वी कैन टेक इट फर्दर। सो आज के लिए आई डेफिनेटली डोंट वांट टू स्टॉप। और आपने सवालों का बूछाड़ देखा होगा और एट द सेम टाइम चैट बॉक्स देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा फील हो रहा है सबको आपकी प्रेजेंस से। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी स्कॉलर्स का। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में अपने टाइम निकाला, और मुझे पता है आप कितना ज्यादा इस सेशन के लिए कॉन्शियस थे, किस तरीके से आप सेंसिटिवली इस हाँ, चीज मैं के आपको साथ। बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ और मैं बहुत शाय इंसान हूँ। मतलब मुझे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अगर एक साथ आ जाते हैं तो मैं डर जाता हूँ कि मुझे करना क्या है। बट थैंक यू सो मच, आपने ऑल ऑफ यू मेड मी रियली कंफर्टेबल। और आपने जिस तरीके से अपने सवाल पूछे और जिस तरीके से किया, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। और देखिए क्या होता है ना कि एक रिश्ता होना जरूरी है। जब हमें लगता है कि यार ये इंसान है ना, ये हमारा दोस्त है, तो बात करने में एक माहौल, घर का माहौल बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता आज जो पहले दिन बना है बहुत अच्छा बना है, और इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और इसी कंफर्ट के तहत मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी कहानियां भेजें और हम उस पर काम करें मिल करके। बहुत ही खूब। देखो काफी सारे मुझे बोल रहे हैं ये भेजने के लिए ईमेल आईडी आपका। मैं ये बोलना चाहूंगा ईमेल आईडी भेजेंगे, बट जो इनका स्केड्यूल रहता है वो थोड़ा टाइट रहता है। तो आप कहानी मुझे भेजें या आप सीधे रेडियो का बच्चन सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, आप इनको डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो वहां पे। बट जैसा कि पीयूष सर ने आज बोला कि हम किस तरीके से आगे जाएंगे यहाँ से आज के सेशन के बाद, तो हम वो सारी चीजें फॉलो करेंगे। मैं पीयूष सर से अलग बात करूंगा इस पे। तो हम एक प्लान जो इन्होंने आइडिया दिया उसको फॉर्मुलेट करके हम फर्दर प्रॉपरली इनके साथ एंगेज आएंगे। हम इनको ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इसलिए आप भी जो जो भी आपके फाइनल क्लोजिंग कमेंट्स है, जो भी आप पीयूष सर के लिए लिखना चाहते हैं आप लिखिए। हमारे पास 1 मिनट है और हम पीयूष सर से उस 1 मिनट में सुनना चाहेंगे कि वो हमें सब स्कॉलर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, उनके लास्ट के कमेंट्स क्या रहेंगे आज के पहले सेशन के बाद। तो मीनवाइल आप अपना जो भी थॉट है पीयूष सर के लिए, जो भी मैसेज है वो आप लिख लीजिए, तो वो पढ़ भी लेंगे। वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं और हम उनको भेजेंगे भी फिर। Thank you so much, Arvina and Mehlika and Bushra and all of you. देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं काफी पहले पहुंच गया अपनी जिंदगी में जब मुझे कहानी नई नई कहने का शौक था और नया नया लिखने का शौक था। और शुरुआत पर जाना बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। एंड बिकॉज ऑफ यू पीपल ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, जहां मैं वाकई में क्या होता है ना कि आप स्टेप 10 पे जब होते हैं तो आपको स्टेप 5 और 6 की अहमियत कभी कम लगती है, कभी आप भूल जाते हैं, कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसे याद करें। तो आज का जो ये सेशन था उससे मैं अपनी जिंदगी के स्टेप 1 में गया हूँ, मुझे बड़ा मजा आया है। जहां तक बात है कि हम जुड़ेंगे, हम जरूर मिलेंगे। पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे लगा था कि मैं एक सेशन करूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बार बार मिलना चाहूंगा। और कहानियों से जिसे प्यार है वो कहानियों के बीच रहना चाहेगा, और मैं इस कहानी का हिस्सा बनना चाहूंगा। आपने बहुत प्यार दिया और
बहुत इज्जत दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है और ज़िंदगी में नॉर्मलसी का सवाल है, ज़िंदगी वापस पटरी पर आने का सवाल है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। क्योंकि कई कहानियां आपने ये भी पढ़ी होंगी कि दुनिया गोल है, जहां से शुरू हुई वहां पर एक बार फिर से पहुंचेगी। तो अच्छा वक्त भी, जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। ये डिफिकल्ट टाइम्स वापस नॉर्मल होंगे, हम वापस वैसे ही आज़ादी से खुशी मनाएंगे और खुश रहेंगे जैसे हम सुनते थे कि हमें रहना चाहिए। और बाकी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दीज वार्म वर्ड्स। मुझे सच में बहुत अच्छा इंस्पायरिंग लग रहा है। आई एम श्योर सबको अच्छा लग रहा है वैसे ही। और वो तो हम चैट बॉक्स में मैं भी पढ़ रहा हूँ बहुत ही वार्म मैसेजेस आ रही है सबसे, विच जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि उनको कितना अच्छा लगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आई कैन अंडरस्टैंड समटाइम कि हम बात करें वहाँ रिसीव कहाँ से हो रहा है। तो मुझे लगता है अब चैट विंडो इतनी बड़ी पड़ी है इनके मैसेज से, तो मुझे लगता है इंटरनेट की भरपाई इसी तरीके से होगी। चलो हम देख नहीं पाते बट वी कैन सेंस, वी कैन फील द इमोशन, यू नो, जो वो फील कर रहे हैं अभी इस चीज से। So thank you so much, Piyusha, for today. I'll be talking to you offline and we'll see इंशाल्लाह आगे कैसा रहेगा। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो मैं पर्सनली इस सेशन से आगे लूंगा, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो आज के सेशन में थे वो आगे लेंगे। तो हम आगे, अभी तो शुरुआत हो गई है इंशाल्लाह, अब हम देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रिल डाउन करके कैसे हम आगे जाएंगे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से। Thank you so much for today and thank you so much scholars for your wonderful participation। and मैं promise करता हूँ कि पीयूष सर आपके साथ जल्दी फिर से होंगे। थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, let us structure something and we'll get back to your, तब तो ये आपको अच्छे से नाम से भी जानने लगेंगे जब आप हम इनको कनेक्ट करेंगे आपसे। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह।